अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पिछले 10-15 सालों से एक बात बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है कि पाकिस्तान में मौसम सरमा शुरू होते के साथ ही हम देखते हैं कि सर्दी की शिद्दत जैसी मौसम बढ़ता है उसके साथ साथ पंजाब, बिलखुसूस अगर बात करें पंजाब की बेल्ट की, तो वहाँ पर स्मोक से फ़िज़ा इंतहाई जहरीली हो जाती है, हद निगाह सिफर हो जाता है और जिसका असर हर तरह की समाजी, माशरती और मुआशी सरगर्मियों के ऊपर पड़ता है। और आज भी हम देख रहे हैं कि पंजाब, न सिर्फ पंजाब के बड़े बड़े शहर जिसमें देख लें, लाहौर को देख लें, मुल्तान को देख लें, एक क्रॉस द बोर्ड इस वक्त गहरी धुंध से और जहरीली फ़िज़ा से इस वक्त भरा पड़ा है, अटा पड़ा है। और ऐसे में सूबे में इस वक्त जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बुनियादी असबाब क्या हैं और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये हमारी डायरेक्शन सही है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इसका तयन किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि अब तक हमें ये बताया गया कि जनाब जो फसलों की कटाई के बाद जो उनकी बाकियात को जलाया जाता है वो सबसे बड़ा मौजूब है इसमें, लेकिन जो रिसेंट स्टडी है वो बताती है कि 3 से 4% जो है वो स्मोक में इसका कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी जो है वो दीगर इसके मुहर्रिकात हैं। तो क्या ये हमारी डायरेक्शन सही है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं इसके बुनियादी असबाब की जो डायरेक्शन है वो मैं जानना चाह रहा हूं कि हमें असबाब सही बताए जा रहे हैं या वो इस वक्त हुकूमत को भी नहीं पता सही तौर से? मेरे ख्याल में इनफॉर्मली हर किसी को मालूम है, मगर फॉर्मली हमें मालूम नहीं है। पाकिस्तान की क्लीन एयर की पॉलिसी है, उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, उन पर कोई अमल नहीं हुआ। उससे पहले 2014 में वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी, उसमें चीज़ें लिखी हुई थी, उन पर अमल नहीं हुआ। और अमल ना होने की वजह यह है कि हम उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। हम ये समझते हैं कि 1-2 महीनों की बात है, दुआएं मांगेंगे, बारिश होगी, मसला हल हो जाएगा। ये 12 महीने का मसला है और कई सालों का मसला है। पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहर, लाहौर भी, कोई 15-20 साल से दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ की लिस्ट में आ रहे हैं, तो हमने तो कभी कोई एक्शन नहीं लिया। और उस एक्शन की अगर आपने, जो आपका सवाल है, अगर आप उसके साथ स्टिक करें तो मैं उसके ऊपर 1 मिनट आपसे लेना चाहूँगा। हमारी कुछ पॉलिसी चॉइसेस होती हैं। जब आप बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो आपकी पॉलिसी चॉइस होती है कि जी वो पेट्रोल पंप पे काम नहीं करेगा। इसी तरह जब आप मोटरवे बनाते हैं तो आपकी चॉइस होती है कि रेलवे की बजाय हम मोटरवेज को यूज़ करेंगे, प्राइवेट व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे। जब आप बैंक्स के थ्रू लोन देते हैं, जैसे शौकत अजीज साहब ने देने शुरू किए थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, जनरल मिनिस्टर कंज्यूमर फाइनेंसिंग 1999 में, और जब बाद में प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बैंक्स के साथ लोन करके प्राइवेट व्हीकल्स को प्रमोट किया। तो गवर्नमेंट की जो बसेस वगैरह शहरों में चलती थी वो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट हो गई। सही। तो अब हमने पॉलिसी चॉइस बनाई है कि हमने प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना है, गाड़ियों को प्रमोट करना है, मगर ट्रेन को और जो पब्लिक सेक्टर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको प्रमोट नहीं करना। तो पॉलिसी चॉइस हमने की हुई है, ठीक है। और उसी वजह से जब हमें मुसीबत तो आती है, कंजेशन होती है, तो हम रैंडम नहीं, तो हम ये कह सकते हैं ना सर कि ये डिजास्टर बाय चॉइस हुआ है फिर? जी बिल्कुल, ये बाय चॉइस हुआ है। हमारे पॉलिसी मेकर ने कभी इस चीज़ को एनालाइज नहीं किया। आज भी अगर देख लीजिए तो कंजेशन का जो इलाज हमारे पास है कि वो ग्रीन बेल्ट को ख़त्म करके, फुटपाथ को ख़त्म करके हम सड़क को चौड़ा कर देते हैं, ओवरहेड ब्रिज बना देते हैं, अंडरपास बना देते हैं। हमने तो अभी भी इस चीज़ का सलूशन नहीं निकाला कि शहर लोगों के चलने के लिए होते हैं, गरीब लोग भी हैं, उन्होंने साइकिल पे भी आना जाना होता है। यूथ है इस मुल्क में, इतने ज़्यादा लोग हैं जो साइकिलों पर आ जा सकते हैं, मगर हमने पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह इतनी तंग कर दी है कि उनके लिए शहरों में ज़िंदा रहना पॉसिबल ही नहीं रहा। दे हैव टू हैव देयर ओन। अच्छा, फिर हमने ऐसी कंपनियों को लाइसेंस दिए 60s में, उनकी जो मोटरसाइकिल्स हैं जो 1.5-2 लाख रुपए की मिलती हैं, उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं की। चाइना ने उसके मुकाबले में ईवीज इंट्रोड्यूस की हैं जिनकी प्राइसेस कम है, मगर हमने इनको इतनी मोनोपोली दी हुई है कि हम चाइनीज़ मोटर बाइक्स को जो ईवी की हो सकती हैं, जिसके साथ हमारा रिक्शा मोटर बाइक भी चेंज हो सकती है, वो भी नहीं हमने चेंज किए। सो मेरे ख्याल में ये जबकि खुद चाइना ने सर 8-10 साल पहले चाइना जो है सबसे बड़ा इसका एक विक्टिम था इसी स्मोक का, और वो सक्सेसफुली उन्होंने अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म किया वहां से। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं
कि हमारी पॉलिसी यह कहती है कि हम यूरो 5 और 6 स्टैंडर्ड के तहत अपनी गाड़ियों को फ्यूल देंगे और ताकि अर्बन पोल्यूशन कम हो, मगर हमने अपनी रिफाइनरीज को यूरो 2 के स्टैंडर्ड के ऊपर रखा हुआ, हमने उन पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। तो ये तो चॉइसेस है ना जो हमने की हुई है, ये उसकी पनिशमेंट है। और ये एक गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये 30-40 साल का रिजल्ट है जो हमने जो बोया था, अब वो हम काट रहे हैं। अच्छा, अब अगर हुकूमत से बात करें सर, हुकूमत से बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म मेजर्स, अब कारोबार जो है वो 4 दिन का लॉकडाउन और कारोबारी औकात जो है उनको मैनेज किया जाए, ये सारी चीजें क्या जाना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वॉर फुटिंग्स के ऊपर तरजीहात क्या होनी चाहिए 5-6 इस वक्त। सर, वॉर फुटिंग पे कुछ नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस होंगे और चंद दिन आप स्कूल बंद करेंगे फिर खोलने पड़ेंगे, चंद दिन आप गाड़ियों को बंद करेंगे फिर खोलने पड़ेंगे, चंद भट्टों को आप तोड़ देंगे फिर वो नए बन जाएंगे। जो आपके करने के काम है वो 3 है। पहला यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आप इन्वेस्ट करें, और पाकिस्तान के पास बहुत पैसे हैं, पैसों की कमी नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जो हम टैक्सेस फ्यूल के ऊपर देते हैं उसके टॉप 10 या 15% को आप सरचार्ज कह लें क्लाइमेट चेंज का, आप उससे कार्बन का टैक्स कह लें, मगर उस टैक्स को आप इधर उधर इस्तेमाल करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे करें। अगर हम सिर्फ 15% को रीपर्पज करें, उसको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए करें तो तकरीबन $2 बिलियन एनुअली है। और $2 बिलियन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्ट करती है तो 60-70% मसला हमारा अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज के साथ हल होना शुरू होता है। मगर आई एम क्वाइट सर्टन कि उस 2 बिलियन के साथ आप 10 बिलियन लेवरेज भी कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर का और इंटरनेशनल फाइनेंस का। सो पहले पर्पज़ को आप क्लियर कीजिए। तो पहला पर्पज़ ये हुआ कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास पैसे हैं, मुझे मालूम है कहाँ मालूम पड़े हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को मौजूद है कहाँ पड़े हुए हैं, प्लानर्स को पता है वो कहाँ पे है, उनको उठाइए और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे। दूसरी जो करने की चीज़ है, नए रिक्शा के लाइसेंसेस देना बंद करें और स्टेट बैंक पॉलिसी बनाए जिनके साथ ट्रेडिंग कर सकें कि अपना रिक्शा दें और ईवी एक इशू करवा लें जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे। कोई हर्ज नहीं है अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10, 15, 20 अरब रुपए की सब्सिडीज देके रिक्शों को फेज आउट करती है ताकि जो कंजेशन है इनर सिटीज में वो कम हो सके। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको चाइनीज की एग्जांपल दी। 3 कंपनियां हैं चाइना में जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को सारी दुनिया में जो है सप्लाई कर रही हैं। अगर पाकिस्तान उनकी पूरी प्रोडक्शन लाइन भी खरीद ले और उनके साथ जॉइंट वेंचर भी करे कि जी पाकिस्तान में प्रोडक्शन शुरू हो, तो हम 8-10 साल में मोटर बाइक्स, 2 व्हीलर्स और जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के जो इश्यूज हैं जैसे शाहजोर वगैरह और सुजुकी और पिकअप ट्रक्स वगैरह को भी हम कर सकते हैं। जब हम ये कर लेंगे तो हमारी एम्बिएंट एयर क्वालिटी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर अर्ज करना चाहता हूँ, अगर ये पाकिस्तान सब कुछ भी इम्प्लीमेंट कर ले तो अगले 25 साल में 2050 तक हम बेयरली प्रेजेंट लेवल से आधा कर सकेंगे। अच्छा। बाकी आधा भी जो है वो WHO के स्टैंडर्ड से तकरीबन 30 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो हमें वॉर फुटिंग का आपने जिक्र किया तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर में भी चेंजेस करनी होंगी, प्रोडक्शन लाइन में भी करनी होंगी, इंडस्ट्री भी रिफॉर्म करनी होगी। काम करने का बहुत है मगर ये 3 बड़े फैसलों के साथ हमारी डायरेक्शन सही हो जाएगी। और जो सबसे अहम बात पाकिस्तान इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से, मतलब ये जो हम धड़ाधड़ इंडस्ट्रियल जोन्स के भी हम प्लान कर रहे हैं और कंपनीज वहां पर आए, तो इसमें इसका लिहाज नहीं रखा जा रहा कि जनाब ये आपकी जो रिहायशी आबादी है उसके करीब कितनी है, कितनी नहीं करीब है। चाइना ने इस मसले को भी अपना जो है वो बहुत टैक्टफुली इन्होंने हल किया और उनको बाकायदा शिफ्ट किया। जी आप बिजा फरमा रहे हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का यही फ़ायदा होता है। जब आप किसी हाउसिंग कॉलोनी का लाइसेंस देते हैं तो आप कहते हैं कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन किधर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में हाउसिंग सोसाइटीज़ को सिर्फ इसलिए अप्रूव नहीं किया जाता कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स पे नहीं आती और उनको कई साल इंतजार करना पड़ता है कि बजट एलोकेशन होगी, नए रूट बनेंगे, बसेस खरीदी जाएंगी, फिर ये हाउसिंग सोसाइटी बन सकेगी। हमारे यहाँ तो मादर पिदर आज़ाद है ना। इसी तरह वर्टिकल ग्रोथ होती है, शहरों का स्प्रॉल नहीं होता। जितना स्प्रॉल होगा उतनी ज़्यादा आपके कार्बन एमिशंस होंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। तो उसका जो इलाज है वो वर्टिकल ग्रोथ होता है। आप अपार्टमेंट्स पे 10-10, 20-20, 100-100 फ्लोर के आप घर बनाते हैं, तो जितने आप
10 मील में शहर को बनाते हैं, वो एक किलोमीटर के एरिया में सारा बन जाता है उतनी पॉपुलेशन के लिए। फिर मिक्स जोनिंग होती है, लोगों की रहायशी एरिया सेटेलाइट ऑन नहीं होता शहर से 40 मील दूर, 20 मील दूर, 30 मील दूर, जो जहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा चाहिए हो, मगर वो होता है एक फ्लोर से उतरे दूसरी बिल्डिंग में चले गए। पार्क्स होते हैं, स्पेस होती है, पब्लिक स्पेसेस होती है, म्यूज़ियम होते हैं, जू होते हैं, स्कूल्स होते हैं, सिनेमाज होते हैं, कल्चर लाइफ होती है। वो पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं रहने दे रहे। हमने सिटीज़ को सिग्नल फ्री करने के लिए कॉरिडोर्स ऐसी बनानी शुरू किए हैं कि सिटीज़ बाइफरकेट होना शुरू हो गए हैं। आपने एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना हो, शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना हो, तो अगर आप गरीब आदमी हैं तो आप जा ही नहीं सकते। एक बाइक वाला वहाँ पे जा ही नहीं सकता, साइकिल जा ही नहीं सकता। सर, अब बुनियादी सवाल यहाँ पर आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की भी एक ऑब्जर्वेशन थी कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ जो जिस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बनाई जा रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों उसको उन्होंने रोकने की बात की। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि यही सारा रियल एस्टेट माफिया हुआ, ट्रेडिंग माफिया हुआ, ये तो सब पॉलिटिकल कैपिटल होती हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की। तो इसमें तो बहुत सबसे बड़ी चीज़ तो पॉलिटिकल विंग की ज़रूरत है, विल होनी चाहिए। जी, ये पॉलिटिकल विल अपनी जगह पे वो ठीक है, मगर गवर्नमेंट में कॉम्पिटेंस होनी चाहिए प्लानिंग करने की। ये कोर्ट्स का फैसला नहीं है कि वो गवर्नमेंट को बतलाए कि कैसे प्लान करें। आपने प्लानिंग कमीशन किस लिए बना के रखे हुए हैं? प्लानिंग बोर्ड किसने है प्रोविंसेस में? अगर उनको शहर भी प्लान करना नहीं आते, अर्बन प्लानिंग नहीं करनी आती, डिजास्टर रेस्क्यू प्लान करना नहीं आता, तो उनको बंद करे, घर जाएं। खाम उन्होंने टैक्स पेयर के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना कराची, सर कराची आपके सामने है, किसी भी मास्टर प्लान से मुबर्रा कराची इतना बड़ा कंक्रीट का जंगल आपके सामने खड़ा है, और क्या हशर हो गया उस शहर का, आपके सामने की बात है। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली यही मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी नीड टू पॉज एंड थिंक। वी आर मेकिंग आवर लाइफ वेरी एक्सपेंसिव टू लिव, और रिजल्ट ये हो रहा है कि जो हमारी एलीट है उनके बच्चे वो खुद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, और यहाँ आप लोगों को छोड़ रहे हैं, गरीब गुरबा को, जिनके पास ना रिसोर्सेज हैं ना स्किल्स हैं, और शहर की लाइफ को आपने इतना मिजरेबल कर दिया है। शहर से मतलब सिर्फ बड़े शहर नहीं है, स्मॉल टाउन जाएं, नारोवाल जाएं, पंजाब में किसी जगह भी जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली तौकीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम तरीन मौजू पे अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो हमसे शेयर कर रहे थे। अब देखना यह है कि हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे राजा जहांगीर जो कि सेक्रेटरी माहौलियात है पंजाब के, उनसे हम जानेंगे कि हुकूमत पंजाब इस वक्त क्या कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सूरत हाल की संगीनी का हमने जायज़ा लिया। पाकिस्तान इस वक्त बिलखुसूस सूबा पंजाब जिस बुरी तरीके से स्मोक से मुतासर है, बात यह कि वहाँ पर इस वक्त सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट क्या इक़दाम लिए रहे हैं। सबसे बड़ी और भारी जिम्मेदारी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस वक्त आती है, पंजाब हुकूमत की, और जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त क्या एक स्ट्रेटजी लेकर आई हैं, तो उन्हीं की टीम से हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजा जहांगीर साहब जो कि सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया राजा जहांगीर साहब आपके वक्त का। इससे पहले जब ये बात की जा रही थी और इसका सारा का सारा फोकस जो है वो स्मोक के हवाले से ये था कि जनाब वो जो ज़रई बाक़ियात हैं, एग्रीकल्चर की जो लैंड है उसको जो जलाया जाता है ये उसकी वजह से होता है। लेकिन अब जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं, ये गाड़ियों का धुआं तकरीबन 83% पोल्यूशन पैदा करता है स्मोक के हवाले से, इसका कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा जो आपके इंडस्ट्रियल जो इसमें शेयर है वो 9.7%, हार्डली 3.7%, 3.9% जो है वो ज़राई बाक़ियात के हवाले से बात की जा रही है, और फिर कचरा जलाने से भी ऑलमोस्ट 3.9%, और लेस देन 1% जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ये इमारती धुआं और ये सारी चीज़ें होती हैं इनका रोल होता है। तो क्या हमारी डायरेक्शन सही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर बाक़ियात के ऊपर, ज़राई बाक़ियात के ऊपर किया जा रहा था। इमरान साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने माशाल्लाह। ये मैं आपको जहाँ से आप कोट कर रहे हैं मैं आपके नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी तक 3 स्टडीज़ हुई, जिसमें से आपने एक स्टडी कोट की है। अर्बन यूनिट हमारा एक सरकारी इदारा है, बड़ा फ़ाल और बड़ा साइंटिफिक इदारा है। ये उसकी स्टडी है जिसके मुताबिक 83% व्हीकुलर ट्रैफिक इज़ रिस्पॉन्सिबल, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि 9% इसमें इंडस्ट्री का रोल है और 3% उन्होंने एग्रीकल्चर का रोल बताया। इसके बाद दूसरी स्टडी आती है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्टडी है।
ये इंटरनेशनल इदारे की स्टडी है, वो 39% व्हीकुलर ट्रैफिक को कहते हैं और बाकी चीज़ें इसी तरह उन्होंने डिफरेंट रेशियो प्रोपोर्शन के साथ जो भी बाकी रेलिवेंट सेक्टर्स हैं उनको उन पे जिम्मेदारी डाली। तीसरा है जी जो स्टडी हुई वो MOCC की मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने एक स्टडी करवाई, उस पर भी डिफरेंट उसकी वेरिएशंस हैं वो, लेकिन ये तीनों स्टडीज की जो एक आइडेंटिफिकेशन मैं कर सकता हूँ, ये आइडेंटिकल एक चीज़ है, वो ये है कि तीनों की स्टडी सेकेंडरी सोर्स से है। फॉर इंस्टेंस जैसे भी आपने फरमाया कि 3% जो आपने पहली स्टडी का बताया जिसमें 83% वेहिकुलर ट्रैफिक है और 3% एग्रीकल्चर, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने, क्योंकि लाहौर के अंदर एग्रीकल्चर होती नहीं है जी। लाहौर इज प्रोडोमिनेटली इन अर्बन सेंटर, तो यहाँ पे ट्रैफिक और इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 6800 इंडस्ट्रियल यूनिट लाहौर के अंदर है, लेकिन लाहौर के अंदर जो बेसिक इशू है वो ज़ाहिर है वेहिकुलर ट्रैफिक है, लेकिन हम इसको डिस्काउंट नहीं कर सकते कि जो एग्रीकल्चर है वो लाहौर के सराउंडिंग में इस साल पंजाब भर में 66 लाख एकड़ पे चावल की काश्त हुई और ये 10% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले में। दो इट्स ए गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, लेकिन हमारे लिए कंसर्न ये था कि काश्तकार 10% ज्यादा इस पे आग लगाएंगे और ज्यादा धुआं निकलेगा, और ये यही कुछ हुआ जी। ये दोनों साइड पे डिवाइड के, इंडियन साइड पे भी और पाकिस्तान साइड पे भी हमारी एग्री प्रैक्टिसेस सेम है, हमारी जो माइंडसेट काश्तकार का सेम है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न सेम है, तो दोनों साइड से लाहौर दरमियान में सैंडविच बनता है। एक साइड पे पंजाब पाकिस्तान का पंजाब है जहाँ पे ये धान की फसल की बाकियात को जलाया जाता है, और दूसरी तरफ इंडियन पंजाब है जहाँ वहां से भी यही हालात हैं। नहीं तो इंडियन पंजाब में वहां की गवर्नमेंट कुछ इसके ऊपर कर रही है या नहीं? वो फिर से इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ वो तो सब वहां पहुंचे। जी ये बिल्कुल एक्चुअली हवा पे तो ज़ाहिर है ना उनका कंट्रोल है इमरान साहब, ना किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है, और ना ही हवा को पता होता है कि ये बॉर्डर आ गया तो अब मुझे आगे नहीं जाना। ये तो एक वेदर फिनोमेना है, आपके इल्म में है कि ये ग्लोबल और रीजनल इशू है, क्लाइमेट चेंज का भी और एनवायरमेंटल इश्यूज भी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता सकूँ कि अगर पंजाब ने हमने क्या किया अपने काश्तकार को आग ना लगाने से रोकने के लिए, और वो हमने ये किया कि 1000 चीफ मिनिस्टर ने 1000 सुपर सीडर्स दिए, 60% उसको श्रेड करती है फसल की बाकियात को और उसको मिक्स कर देती है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, और जो खाद बन जाती है और वो भी करती है वीट का जो सीड है। अच्छा अब ये 1000 कम है क्योंकि 5000 तक का टारगेट है जो हम अगले साल में कंप्लीट कर लेंगे। इससे काश्तकार को एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगी कि बजाय वो अपने फसल के बाकियात को जलाए, वो सुपर सीडर के साथ करेगा, और सुपर सीडर रेंट पे भी अवेलेबल है यूनियन काउंसिल लेवल पे। इसी तरह हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी ने अप्रोच किया कि हम यहाँ पे बायो रिफाइनरी लगाना चाहते हैं। यही जो फसल की बाकियात हैं इससे बायो फ्यूल बनता है जी, एथेनॉल बनता है, और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उसके साथ हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट एंगेज किए हुए है, और गुजरावाला करीब वो फैक्ट्री इंशाल्लाह सेटअप हो जाएगी, और ये ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टमेंट है $750 मिलियन की। अच्छा ये तो एक साइड पे हो गया, काश्तकार को हमने इन्फोर्स किया, हमने उसको अवेयरनेस दी, लेकिन समहाउ क्योंकि ये सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, ये उसको आग लगाई जाती है, लेकिन रकबा बढ़ता जा रहा है और वो इलेक्शन वॉर फुटिंग्स पे क्या इक़दाम किए गए इस वक्त, जरा उसके ऊपर आ जाइएगा। वॉर फुटिंग्स पे जो किए गए जी, मैं इस पे जैसे एग्रीकल्चर के हवाले से बता रहा हूँ कि हमने अवेयरनेस काश्तकार के साथ, महकमा ज़राअत के साथ मिलके स्मॉक कमेटीज बनाई गई, इवन विलेजेस लेवल पे भी जाके वॉलंटियर्स रेज किए गए, और उनको बताया, इवन हमारी पुलिस को हमने डाटा शेयर किया कि पिछले साल किन लोगों ने आग लगाई थी, तो उनको डोर नॉकिंग भी की गई। लेकिन ये हमारा ये 3-4 माह से काम शुरू हो चुका था। अभी हमने जो डाटा मैंने लिया पुलिस से, ओवर 425 FIRs रजिस्टर्ड हुई, और इतने ही तकरीबन काश्तकारों को अरेस्ट भी किया गया, जुर्माने भी किए गए। तो ये काइनेटिक गाड़ियों पे क्या किया है सर? गाड़ियों की फिटनेस के ऊपर क्या किया है जरा उसके ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 करोड़ तो गाड़ियां होंगी वहां पर के नहीं होंगी। नहीं, पूरे पंजाब में गाड़ियां जो है जी तकरीबन 2.25 करोड़ रजिस्टर्ड है हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन इमरान साहब लाहौर के अंदर अलोन 5.2 मिलियन मोटर बाइक्स हैं, 52 लाख, और 1.3 मिलियन 13 लाख गाड़ियां हैं लाहौर में जो, और ये इसमें वैन, ट्रक, 3 व्हीलर सारे शामिल हैं जी। और ये बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की, व्हीकुलर ट्रैफिक इज वन हेल ऑफ ए जॉब जो इस वक्त लाहौर की सड़कों पे आज भी, जो हमने लॉकडाउन लगाया मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज भी लॉकडाउन लगाने का मकसद ये था कि इस वक्त भी लाहौर की ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चल रही होती है, लोगों ने इसको बिल्कुल परवाह नहीं की। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब हमने इन पे 2-3 काम किए, इनको पहले से हमने प्रीएम्प्ट किया और कोशिश की, बल्कि कहना चाहिए विक्स व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि गाड़ियों के यहाँ हमारे फिटनेस सर्टिफिकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हुकूमत ने लॉ में अमेंडमेंट की और गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट को मैंडेटरी किया। इससे पहले ये पब्लिक सर्विस व्हीकल्स पे ही था, लेकिन अब वो कारें और इसको नीचे तक लेके आए, और इसमें 3 सर्व स्टेशन थे हमारे पास लाहौर के अंदर,
जहां से आप फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते थे। हुकूमत ने जो अमेंडमेंट की है लॉ में, और इस वक्त ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को, जो प्राइवेट वर्कशॉप्स हैं, उनको भी लाइसेंस देने जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम ये अवेलेबिलिटी हो, लोगों को कन्वीनियंस हो और वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। जो नहीं करेगा तो जो एनुअली आप टोकन टैक्स पे करते हैं गाड़ी का, ये वहां पे कंप्यूटर में एक्साइज डिपार्टमेंट विल नॉट एक्सेप्ट योर रिन्यूअल ऑफ टोकन टैक्स अनलेस आप फिटनेस सर्टिफिकेट साथ अटैच नहीं करेंगे। तो ये इसके हवाले, ये गाड़ियों का लेकिन राजा साहब बिल्कुल बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन है, लेकिन बात सर ये है कि हमने जाकर एक पूरा एक इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम के अंदर इंसान ने ही ये सारे बिगाड़ पैदा किए ना, कि अब पूरी कुदरत जो है वो इस वक्त खड़ी हो गई है आपके सामने, नेचर जो है इस वक्त रेस्पॉन्ड कर रही है, वो क्या कर सकती है। और कुदरती आफात ऐसे ही नहीं आते, आप एक आबी गुजरगाह होती है, अगर पानी को वहां से जाने दिया जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब वहां पे इंक्रोचमेंट होती है तो फिर सैलाब से तबाही उसी वक्त ज्यादा आती है। बात सारी ये है कि इससे पहले ये सारी चीजें जो अलाउ की गई थी इस पॉलिसी के तहत की गई थी कि आज गाड़ने के ऊपर जो बिगाड़ जो है वो कुदरत बदला ले रही है एक तरीके से। एक्सेलेंट नैरेटिव जी, मैं बिल्कुल, और हमारी हुकूमत भी, हमारे एक्सपर्ट्स भी, हम ये समझते हैं कि ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये कोई ये नहीं कि पिछले साल नहीं था और आज एकदम से हो गया। ये हमने भट्टे वालों ने राब्ता इस वक्त हमारा मुनक़ता हुआ। एक बार फिर कोशिश करेंगे राजा जहांगीर, जो कि इस वक्त सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब हैं, और ये सारी चीज़ें जो वो बता रहे हैं कि जो स्टेप्स लिए गए यकीनन हुकूमत ने लिए हैं, लेकिन जब एक कुदरत का निज़ाम है उसके अंदर अगर हम बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, वो बिगाड़ इसी तरीके से पंजाब के हवाले से बात की जाए, जहाँ पर इस वक्त चाहे वो पंजाब हो या फिर पाकिस्तानी पंजाब या भारतीय पंजाब, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर के मसाइल हैं और उसके बाद जो उनकी बाकियात को जलाकर ज़मीन को साफ़ किया जाता है, एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। राजा साहब ये बताइए, आपके सामने एक मॉडल है चाइना का, 8 साल पहले इंतहाई पॉपुलेटेड, और ये माना जाता था इसी हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से और इन्हीं आपके AQI इंडेक्स के हवाले से, वो रोल मॉडल क्या है, उसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया जा रहा, या उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी? राजा साहब। इमरान भाई, दो चीजें मैं यहाँ बयान करूंगा। 1952 में लंदन का ग्रेट स्मॉग सबको याद है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में कोयला जलाते थे अपने घरों को गर्म रखने के लिए, अपने ऑफिस को, फैक्ट्रीज को, और 52 में इतनी ज्यादा वहां पे स्मॉग आई कि उनके हाथ पांव काले हो जाते थे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट स्मॉग कहा जाता है इसको। 56 में उन्होंने क्लीन एयर एक्ट पास किया, उसके बाद 10 सालों में उन्होंने अपने आप को ठीक किया और वो फिर उससे निकल आए। जो लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी है वो चाइना की है। चाइना ने 1998 से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई, और आपको याद होगा 2008 में जब वहां पे बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे, उनको पूरा चाइना शट डाउन करना पड़ा, ट्रैफिक, इंडस्ट्री, हर चीज, ताकि वो 20 दिन अपनी ओलंपिक्स करवा सके। मैं आपको ये बताना चाहता चलूं कि 400 बिलियन $, 400 अरब $, चाइना ने अपनी इस स्मॉग फाइट के लिए खर्च किया, और अब भी बीजिंग जो है वो स्मॉग फ्री नहीं हुआ, स्मॉग लेस हुआ है। लेकिन वहां पे जो चेंजेस आई, अभी भी अगर बीजिंग जाएंगे तो 4 में से 3 गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे हैं और 1 गाड़ी सिर्फ गैसोलीन पे है। उन्होंने अपने पूरे का पूरा निजाम चेंज किया, लोगों का लाइफस्टाइल, बिहेवियर चेंज लेके आए, जो सिर्फ मैं और आप अपने आपके मीडिया कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकता है कि यहाँ पे ये पूरी नस्ल के लिए फाइट करनी पड़ेगी। असल चीज सर यही है कि ये इसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पूरी चाहिए होगी। जो वॉर फुटिंग थे बेशक वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त ले रही है, और मीडिया को भी इसमें फुल सपोर्ट करना चाहिए। इस हवाले से जो मीडिया अपनी जिम्मेदारी है, हम कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जिम्मेदारी जो है वो जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा जहांगीर, सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब, हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम तरीन इशू पर हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ से, उनकी हिकमत अमली से आगाह कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। स्मॉग से पंजाब भर में सेहत आमा की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है, और अब तक के जो आदाद शुमार हैं उसके हवाले से बताते चले 18 लाख अफराद और 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे इस वक्त शदीद मुतासिर हैं, और ऐसे में सांस में दुश्वारी, अमराज क़ल्ब और आशोब चश्म, कंजंक्टिवाइटिस के रिकॉर्ड केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा अलमिया है, जो काबिल फ़िक्र बात है कि 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ बच्चों की ज़िंदगियों को इस वक्त शदीद ख़तरा लाहक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतने बड़े दबाव को बर्दाश्त करने की सकत रखता है,
या क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद खान, जो कि मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आगा खान हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि डॉक्टर साहब का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान में पब्लिक प्लेसेस के ऊपर सिगरेट नोशी में पाबंदी लगवाने में जो तहरीक थी उसमें अहम किरदार इस वक्त डॉक्टर जावेद का है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं क्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब की, कितनी संगीन है सेहत आम्मा के हवाले से? हाँ, देखिए, आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर ये सवाल किया है। और बात यह है कि हर साल ये जो महीना आता है नवंबर दिसंबर का, हम लोग देखते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है और जो स्मॉग की सूरत हाल है जो वर्स हो जाती है। और लेकिन अगर आप थ्रू आउट द ईयर भी देखें तो ये प्रॉब्लम रहता है। और लेकिन ये है कि चूँकि सर्दियों के अंदर चूँकि जो आपके पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा के अंदर मोहल्लक हो जाते हैं और वो फिर आपको नज़र आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है और इसकी वजह से ना सिर्फ फेफड़े की बीमारियां बढ़ रही हैं बल्कि दिल के अमराज बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे दमे के मरीजों को बहुत परेशानी का सामना है। इनसे नमूनिया का इंसिडेंस जो है बहुत बढ़ रहा है। और जैसे आपने शुरू में बताया कि कंजक्टिवाइटिस के इंसिडेंस जो है वो बहुत बढ़ गया है। और हमारे पास मरीजों की तादाद इवन लाहौर में और मुल्तान और पंजाब के शहरों में तो काफ़ी तादाद बढ़ गई है। लेकिन इवन कराची के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये तादाद जो है मरीजों की, रेस्पिरेटरी जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। तो किस तरीके से, सबसे पहले तो इस मौसम में इस वक्त एक आम शहरी जो है वो अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकता है? कराची में तो कदरे बेहतर है इस वक्त AQI इंडेक्स भी, लेकिन मैं पर्टिकुलर अगर लाहौर की, मुल्तान की और उन तमाम मुतासिरा इलाकों की बात करें तो वहाँ पर क्या करना चाहिए आवाम को? देखिए, कुछ तो इंडिविजुअल मेजर्स हैं जो कि करने की ज़रूरत है और कुछ जाहिर है कि मेजर्स हैं जो कि हमें पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के करने के हैं और हमारे जो मेजर डिसीजन मेकर्स हैं उनके करने के हैं। जाहिर है कि इंडिविजुअली जो इंसान के हाथ में है वो तो मास्क है। देखिए, मास्क प्रॉपरली पहनने से किसी हद तक प्रोटेक्शन हो जाती है। तो घर से बाहर जब निकलें आप, जहाँ स्मॉग हो, जहाँ पे AQI का बढ़ा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लियरली जो है मास्क पहनना चाहिए। और क्लियर एविडेंस मौजूद है कि जब मास्क आप पहनते हैं तो आप के अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं, पर्टिकुलर मैटर जो कि सस्पेंडेड होते हैं एयर के अंदर, वो आपके फेफड़ों में नहीं जाते और उससे आपके खून के अंदर मुंतकिल नहीं होते। तो उससे जो है किसी हद तक आपकी बचत हो सकती है। उसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम के अंदर चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है कि जब आप लोग जो है अपने आदत बनाएं कि हाथ को जो है साफ रखेंगे। तीसरी अहम चीज़ ये है कि जब लोग खांसें तो वो खांसें ये नहीं कि आप एक दूसरे के सामने खांस रहे। खांसने का तरीका ये है कि आप एल्बो के ऊपर खांसे इस तरीके से, ताकि आपके हाथ जो है उसके ऊपर जरासीम ना आए, क्योंकि जब आप दूसरे से हाथ फैलाएंगे तो वो वायरस जो है मुंतकिल हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें हैं जो कि इंसान के करने की है। कोशिश तो यही होना चाहिए। देखिए, आउटडोर पोल्यूशन तो हम जाहिर है कि उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय यूज ऑफ मास्क, लेकिन इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर भी हमें थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। अपने घरों के अंदर हम जो गैर ज़रूरी तौर पे कारपेट का इस्तेमाल करते हैं, हम जो मुख्तलिफ स्प्रेस करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स यूज़ करते हैं मच्छरों को मारने के लिए, मॉस्किटो कोयल जलाते हैं, वो भी सब इंडोर एयर पोल्यूशन को डिस्ट्रॉय करती हैं। कॉकरोच जो होते हैं इनसे एलर्जी होती है। और जो डस्टी इन्वायरमेंट घरों के अंदर और हमारे जो बाथरूम होते हैं उसके अंदर जो काई जम जाती है, उससे भी हमारे जो है रेस्पिरेटरी की बीमारियां होती हैं। तो आउटडोर और इंडोर दोनों जो है, इसलिए कि सांस तो इंसान, देखिए खाना इंसान 3 मरतबा खाएगा लेकिन सांस तो हर सेकंड ले रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम इंडोर भी अपना ख्याल करें और आउटडोर पोल्यूशन का भी जो है हमें ख्याल करना है। ट्रेजरी लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए? हुकूमत के लेवल के ऊपर होनी चाहिए सर? ये तो आपने इंडिविजुअल तो बताई और बहुत ब्रीफ किया आपने।
जी देखिए, बात यह है कि जो जो 80% हमारा जो स्मॉग है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हीकल पोल्यूशन। जो एग्जॉस्ट, गाड़ी के एग्जॉस्ट से जो नाइट्रस डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो जब ऊपर से सनलाइट आती है तो वो जो है, इसमें ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि इससे हम एक बैड ओजोन क्रिएट होती है। आपके शायद इल्म में हो कि दो तरह की ओजोन होती है। एक तो ओजोन होती है प्रोटेक्टिव, जो कई किलोमीटर अबव जो है दुनिया के होती है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सन रेज। लेकिन एक होती है बैड ओजोन, जो कि हम जो फ्यूल यूज करते हैं गाड़ियों में या पावर प्लांट्स के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर, तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो है व्हीकल पोल्यूशन। तादाद में कई हजार गुना इजाफा हुआ है पिछले 10 सालों में, और इसमें मोटरसाइकिल भी शामिल हैं, इसके अंदर हमारे मोबाइल वैन्स भी हैं, लोगों के पुलिस वैन्स भी हैं, तो जिसमें अभी भी डीजल पाकिस्तान में यूज हो रहा है। तो इनकी वजह से जो है मेजर जो है तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है गवर्नमेंट का, वो है सूटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, एक बस में 40 लोग बैठ के जा सकते हैं, अगर वो 40 गाड़ियां रोड पे नहीं आएंगी तो उससे पोल्यूशन कम होगा। और क्लियर दुनिया ने रिसर्च की है इसके अंदर। लंदन में एक जमाने में बहुत ज्यादा स्मॉग हुआ करता था, लेकिन लंदन के अंदर उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट पाबंदियां लगाई कि कोई भी डीजल वाली व्हीकल अब सेंट्रल लंदन में नहीं जा सकती। यानी मास ट्रांजिट, सर मास ट्रांजिट जो है वो न सिर्फ मुआशी मसाइल का हल है, बल्कि माहौलियाती मसाइल का भी बहुत बड़ा हल होगा अगर मास ट्रांजिट के ऊपर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सूटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, खास तौर पे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें हैं, वो जो है बिल्कुल माहौल के लिए बहुत क्या कहते हैं मौजू हैं, और उन्हीं का जो है हमको जो है रुझान आम करना चाहिए। और जो सड़कों पे इस वक्त देखिए, कराची हो, लाहौर सर, हो, एक बहुत प्रोग्राम में वक्त की कमी है, प्रोग्राम में वक्त की कमी है, लेकिन एक अहम पॉइंट रह गया कि ऐसे में ये जो आपने इंडिविजुअल की बताई थी, तो उस वक्त कुछ अद्वियात वगैरह भी ऐसी होंगी, कुछ टैबलेट्स वगैरह भी ऐसी होंगी जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, यहाँ पे तो आप एक लफ्ज़ बोलेंगे उसके बाद वो मार्केट में वो चीज़ जो है वो नापैद हो जाएगी, लेकिन इन पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से देखिए, अगर किसी का गला खराब होता है तो रिसर्च कहती है कि सबसे सिंपल रेमेडी उसके लिए है सेलाइन गॉगल्स। रिसर्च ने क्लियरली साबित किया कि कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, कोई मिसयूज एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं। अपने एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक का डालें या आधा चम्मच नमक का डालें, और दिन में 3 से 4 बार अपने गले को और नाक को साफ रखें। इसी तरह छोटे बच्चे हैं, उसमें नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स आप डालें। लेकिन यह है कि कोई ऐसी मौसर दवा नहीं है जो आप एहतियाती तदबीर के तौर पे ले लें और उससे आपको जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, जो स्मॉग है, उसके जो नुकसानात हैं, उनसे आप बच सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त जो सूरत हाल है, असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कुदरती माहौल था, ये जो पूरा इकोसिस्टम था, इसके अंदर बिगाड़ हमने खुद पैदा किया, और अब नेचर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही है, और इस बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है कि हमें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, और इस पे जो वॉर फिटिंग के ऊपर इक़दाम होने हैं वो लिए जाएं, और जो एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है। और सब ने एक बात कही कि जनाब मास ट्रांजिट के ऊपर जाइए, आप पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है इसको बेहतर कीजिए, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से जान छुड़ाइए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।